So we'll start with science and technology, and the first session is what? Antimicrobial resistance. ठीक है ना? Good morning online student. Antimicrobial resistance, ठीक है ना? Now आपकी पहली क्लास है आज, इसके पहले जनरल साइंस की क्लासेस, मतलब ये फर्स्ट डेमो क्लास है आपकी. ओके देन ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये होता क्या है पहले इसे समझते हैं हम लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड देन वी विल प्रोसीड. इज इट ओके? नाउ सपोज कंसीडर इट कि यहाँ पे किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है. ओके, हियर व्हाट वी हैव बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ओके, यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है. तो जनरली हम क्या करते हैं, हमें जो है पैथोलॉजिस्ट प्लस डर्मेटोलॉजिस्ट दोनों को विजिट करना चाहिए. पैथोलॉजिस्ट ये बताएंगे कि ये आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या स्ट्रेन है, और डर्मेटोलॉजिस्ट बताएंगे कि हाँ इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए आपको कौन सा मेडिसिन लेना है. हम ऐसा करते हैं कि आज तक कभी? हाँ, डर्मेटोलॉजिस्ट का विजिटिंग फीस 1500 रुपया, पैथोलॉजिस्ट का 800 रुपया, 2000 रुपया खत्म. दोस्तों के साथ चाय कैसे पियेंगे, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है फार्मेसी में जाएंगे, केमिस्ट शॉप में जाएंगे, विल टेक द एंटीबायोटिक, है ना? ठीक है, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट मिस्टेक. सेकंड थिंग, कभी आपने सुना है कि केमिस्ट से जनरली अगर केमिस्ट शॉप की बात करेंगे, they won't prescribe you. What do you mean by prescription? They won't say you कि you have to consume this antibiotic for 6 days or 7 days. वैसा कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं. Is it okay? तो अब क्या होता है, सपोज ये स्किन लेयर है इतना, Is it okay? इतना स्किन लेयर है, आपको कोई, या फिर सपोज थर्ड कंडीशन इज व्हाट, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं एंड डॉक्टर जो है आपको एग्जैक्टली एक एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है. ओके, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, विल आस्क यू टू टेक द एंटीबायोटिक फॉर 14 डेज. हम क्या करते हैं, विल टेक द एंटीबायोटिक फॉर 4 or 5 डेज. फिर हमें लगेगा कि जैसे ही स्किन सही हो रहा है तो हमारे एक सबसे बेकार सेंस जो होता है ना, वो क्या कहता है, ठीक नहीं हो चुका है, डोंट कंज्यूम मेडिसिन, एक्सेस इज बैड फॉर हेल्थ, है ना? तो वहां पे बेसिकली क्या होता है, सपोज दिस इज द लेयर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन and it is being advised to take the medicine for 14 days. Is it okay? लेकिन हमने कितना लिया, 7 days. तो 7 days में क्या होगा, 75% जो 75% of the bacteria they will get eliminated. Is it okay? But what about the rest 25%? Rest 25 को only they have received low doses of antibiotic, and that was not sufficient to eliminate those, that was not sufficient to kill those. Last 25% बैक्टीरिया की अगर हम बात करते तो उनको sufficient doses में आपको एंटीबायोटिक नहीं मिला है, तो वो डिस्ट्रॉय होंगे क्या? अगर किसी से बचपन से अगर किसी बच्चे को अगर खाने में हल्का सा विष दिया जाए तो क्या होगा, बचपन में उसको सांप काटेगा ना, नहीं बड़ा हो जाएगा तो उसको सांप काटेगा, तो बच्चे को कुछ नहीं होगा, सांप मर जाएगा बेचारा. ऐसा होता ही कि नहीं होता? या फिर किसी भी बच्चे को बचपन से नमक मत दीजिए, ठीक है ना? आई हैव स्टडीड इन असम, से वन ऑफ माय फ्रेंड ही वाज फ्रॉम नागालैंड. बचपन में लड़ाई झगड़ा होता है क्लास नर्सरी केजी में, तो नमक बहुत कम लेता था, उसने मुझे नाखून से मार दिया, मेरे को 3 इंजेक्शन लेने पड़ गए हैं. ठीक है ना? तो मैं तो सिर्फ दूर रहता था बड़ा होने के बावजूद भी, तुम अलग रहो. इज इट? सो इसका मतलब क्या है, जो आपके बैक्टीरिया जो थे, इट वाज दिस मच, यू हैव टू कंज्यूम द एंटीबायोटिक फॉर 14 डेज. तब अब क्या होता, कंप्लीट बैक्टीरिया इट वुड हैव बीन एलिमिनेटेड. लेकिन हमने कितना लिया, 7 डेज. उसके कारण से क्या हो, जो 25% ऑफ द बैक्टीरिया जो है दे हैव रिसीव्ड लो डोजेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक जो है इट वोंट डिस्ट्रॉय दिस बैक्टीरिया. अगर आप फिर आपको सही हो गया, आपने बंद कर दिया, 7 दिन के बाद अगेन आफ्टर ए मंथ दैट बैक्टीरियल इन्फेक्शन विल रीसरफेस. आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर समझ जाएगा किसने क्या किया है, वो आपको दूसरा एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेगा. क्यों? क्योंकि पहला एंटीबायोटिक जो है उसके खिलाफ जो बैक्टीरिया दे हैव डेवलप्ड व्हाट, रेजिस्टेंस. ठीक है ना? फिर दूसरा एंटीबायोटिक भी लेके आएंगे हम, फिर वही हरकत करेंगे. तो एक समय ऐसा आएगा जब आपके बॉडी में जो बैक्टीरिया जो है दे विल डेवलप रेजिस्टेंस टुवर्ड्स मल्टीपल एंटीबायोटिक, एंड दिस पर्टिकुलर फेनोमेना इज कॉल्ड व्हाट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. वही हम लोग सेम किसके साथ करते हैं, एंटीवायरल्स के साथ करते हैं. जब हम वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमें एंटीवायरस दिया जाता है, लेकिन एंटीवायरल्स भी सही तरीका से नहीं लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वायरस भी इट विल डेवलप द रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एंटीवायरल्स.
एंटी फंगल्स के खिलाफ भी सेम, तो इसको क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहा जाता है ना। इज इट? एग्जाम्पल बता सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि जो यूट्यूब्स वगैरह पे रील्स वगैरह में जो दिखाया जाता है वी हैव टू कंज्यूम रॉ चिकन, कच्चा चिकन खाना चाहिए, इज इट गुड? सब चीज देखेंगे, ठीक है। सो देखिए आप लोगों को नोट्स अपडेट करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिक्टेटेड इन द क्लासेस। रेस्ट जो पीपीटीज में है कहीं कुछ ज्यादा कंटेंट है, कुछ एग्जांपल्स है, वो पीपीटीज आपको जस्ट क्लासेस के बाद दे दी जाएंगी। मैं बता दूंगा कि लीव दिस पर्टिकुलर स्पेस, पीपीटीज उसी समय आपको डिलीवर्ड हो जाएंगे, घर में जाके अपडेट कर लीजिएगा। मैक्सिमम चीज मैं बोर्ड पे ही एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो राइट डाउन द डेफिनेशन, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। Antimicrobial resistance is the ability of a microbe to resist the effects of medication that once could successfully treat the microbes. For example, bacteria जो है they will develop resistance towards antibiotic. Is it? Virus towards antifungals, sorry, antiviral, sorry, fungus, antifungals, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में तीनों चीजों को कंसीडर किया जाता है। व्हेन ए बैक्टीरिया डेवलप रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एंटीबायोटिक, वायरस डेवलप रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एंटीफंगल्स, और जो फंगस है दे विल डेवलप रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एंटीफंगल्स, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखेंगे प्रीलिम्स के लिए, अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इट्स द ह्यूमन बॉडी दैट इज डेवलपिंग द रेजिस्टेंस, स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। इट्स व्हाट, the microbes, it's the bacteria, it's the virus, it's the fungus that is residing inside our body that is going to develop the resistance. ओके, डन फॉर एवरीवन। यहां देखते हैं फॉर एग्जांपल, यहां देखते हैं सपोज प्राइमरी इन्फेक्शन, जो सबसे पहला इन्फेक्शन जो है कंसीडर इट कि आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपको डॉक्टर ने क्या दिया, एंटीबायोटिक 1, आपको कहा डॉक्टर ने यू हैव टू कंज्यूम दिस एंटीबायोटिक फॉर 14 डेज, बट इनएडिक्वेट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ऑफ पुअर कंप्लायंस, लेकिन आपने एंटीबायोटिक कितना लिया, फॉर 7 to 8 डेज, कितना, 7 to 8 डेज। तो इससे क्या होगा, ये जो रेड कलर की जो बैक्टीरिया जो दिखा रहे हैं वो क्या, दे हैव डेवलप्ड द रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एंटीबायोटिक 1। तो ये जो इसकी बात करेंगे, सो दे हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एंटीबायोटिक 1।
ठीक है ना। अगेन आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू एंटीबायोटिक 2, 3, 4 सिमिलर थिंग्स होंगे। अल्टीमेटली टाइम विल कम जो बैक्टीरिया जबकि क्या होगा, ऑल द बैक्टीरिया दे विल डेवलप रेजिस्टेंस टुवर्ड्स ऑल सॉर्ट ऑफ एंटीबायोटिक, फिर इसको ट्रीटमेंट करना इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। कौन सा, ब्लैक भी बैक्टीरिया, व्हाइट भी बैक्टीरिया, जो रेड कलर से जो रिप्रेजेंट किया गया वो क्या हो चुका है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुका है। और यहाँ पे जो दिखाया गया वो सभी एंटीबायोटिक के खिलाफ, एंटीबायोटिक 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट एंटीबायोटिक सभी के खिलाफ वो क्या हो चुका है, रेजिस्टेंट हो चुका है। देखिए पीपीटीज में अगर कुछ चीजें छूट जाती है तो कोई समस्या नहीं है, पीपीटीज आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन बोर्ड में जो ड्रॉ करता हूं वो आप ना छोड़े। डन। ओके चलिए, नाउ यहां पे देखेंगे दिस इज व्हाट नॉर्मल बैक्टीरिया व्हेन द एंटीबायोटिक इज अप्लाइड, ये क्या हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन व्हाट दिस इज व्हाट म्यूटेंट वन, म्यूटेंट वन मतलब ये आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुका है, ठीक है ना, इट विल व्हाट सर्वाइव। नाउ देयर इज द कांसेप्ट ऑफ सुपर बग। सुपर बग बेसिकली क्या होते हैं, बादशाह है ना, किंग खान क्या है, बादशाह है, सलमान खान क्या है, बादशाह है, रावण क्या है, रावण क्या है, वो बादशाह है। उनको सिर्फ दो ही चीज मार, या तो राम जी मार सकते थे या तो हनुमान जी मार सकते थे। इंद्र भगवान को तो ऐसे ऐसे करके भगाता था वो, है ना, इज इट। तो सुपर बग्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया व्हेन इट हैज डेवलप्ड रेजिस्टेंस टुवर्ड्स मल्टीपल एंटीबायोटिक, कोई ऐसा बैक्टीरिया जो कि मल्टीपल एंटीबायोटिक से खिलाफ क्या हो चुका है, रेजिस्टेंट हो चुका है। तो क्या होगा, सुपर बग बादशाह, मुझे कोई एंटीबायोटिक मार नहीं सकता। तो राइट डाउन द डेफिनेशन जस्ट, और एग्जांपल लिख लीजिएगा, MRSA मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, बस द एग्जांपल। सब चीज डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। जब आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उससे किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लीजिएगा, क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, उसके जीन में क्या चेंजेस होता है, क्या प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स है, सभी चीजें डिस्कस होंगी। एग्जांपल्स लिख लीजिए, MRSA, ठीक है ना। डन। ओके चलिए ना, हिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो एंटीबायोटिक बना था वो
किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। कौन सा? व्हाट इज द नेम ऑफ द एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन। ओके, लेकिन इन्होंने कहा था कि अगर एंटीबायोटिक का अगर हम सही तरीका से इस्तेमाल नहीं करते हैं और इसका अगर एक्सेसिव इस्तेमाल करना शुरू हो जाएगा तो जितना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा उससे कई गुना ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहले ही वार्न कर दिया था कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल सही तरीका से करना चाहिए। ठीक है ना? ओके, नाउ थोड़ा सा बैक्टीरिया को समझते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो किसके मिल रहे हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। यहां तक कि WHO ने वार्न किया है कि अगर हम लोग जिस रेट से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिस रेट से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड हो रहा है, a time will come and that particular stage is called what? एंटीबायोटिक एपोकैलिप्स। एक ऐसा समय आएगा जब मार्केट में एंटीबायोटिक तो रहेंगे, काफी सस्ते में अवेलेबल रहेंगे। क्यों? बहुत सारे एंटीबायोटिक का पेटेंट्स ओवर हो चुका होगा। पेटेंट्स पता है आप लोग को? जन औषधि केंद्र में जो आपको मेडिसिन जो मिलते हैं वो काफी सस्ते होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जेनरिक मेडिसिन होते हैं। जो पेटेंटेड मेडिसिन होता है, कोई पर्टिकुलर मेडिसिन को अगर पेटेंट मिला हुआ है तो इट विल बी एप्लीकेबल फॉर 20 ईयर्स। उसके रेट्स काफी हाई होते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे जेनरिक मेडिसिन की बात करेंगे तो जेनरिक मेडिसिन क्या होता है? जिनका पेटेंट खत्म हो चुका है, इसलिए उसके कॉस्ट काफी कम हो जाते हैं। अगर फार्मेसी में अगर आप केमिस्ट शॉप में जाके 1000 रुपीज का मेडिसिन लेते हैं, वही सेम मेडिसिन अगर आप जो जन औषधि केंद्र में लेंगे तो कितना होगा? 200-250 होगा। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, जो सीवियर डिजीज होती है, जैसे नॉर्मल सर्दी, खांसी, बुखार, स्किन इन्फेक्शन, पांव दर्द, हाथ दर्द, पेट दर्द, जो भी है, इनके लिए तो आप जन औषधि केंद्र में चले जाइए। लेकिन कुछ टिपिकल डिजीज होती है, वहां पे पेटेंटेड ड्रग ही लेना चाहिए, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है? सुनाओ, बैक्टीरिया, हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया है। इज इट? कोई एक्सप्लेन कर सकता है मुझे बैक्टीरिया? जनरल साइंस की क्लासेस में बैक्टीरिया हम लोगों ने इन डिटेल डिस्कस किया था। क्या होते हैं बैक्टीरिया? ओके, बाकी बच्चे? बैक्टीरिया क्या होते हैं? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। वन इज व्हाट? प्रोकैरियोटिक्स एंड अदर इज व्हाट? यूकैरियोटिक सेल। है ना? आपको अगर पता होगा, जब आप लोगों ने ज्योग्राफी में जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा होगा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्पेन में जो इयोन जो होता है, सुपर इयोन, है ना, हाइडियन, आर्कियन, पढ़ा आप लोगों ने? प्रोटेजोइक, फेनोजोइक, हम तो काफी समय हो चुका है, सेनोजोइक, मेसोजोइक, अभी हम लोग जो है आपके क्वाटरनरी पीरियड एंड पीलियोसिन स्टेज में, है ना? तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हुआ तो क्या था आपका? साइनोबैक्टीरिया। सबसे पहला प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, है ना? सो बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स है, मतलब उसके अंदर में दे डू नॉट हैव टू डिफाइन न्यूक्लियस। ठीक है, यहां पे आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लें। दिस इज व्हाट? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। प्रो सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब इनके अंदर में दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, दे डू नॉट हैव टू डिफाइन न्यूक्लियस, लेकिन इनके अंदर में जेनेटिक मटेरियल होगा। क्योंकि किसी भी अगर हम माइक्रोब्स की बात करते हैं, दे रिप्लिकेट, रिप्रोड्यूस यूजिंग व्हाट? जेनेटिक मटेरियल। सो जेनेटिक मटेरियल तो है, लेकिन नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल दे विल बी एनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियस। यहां में जेनेटिक मटेरियल दे विल बी सस्पेंडेड इनटू द साइटोप्लाज्म। तो यहां प्रोकैरियोटिक सेल्स है, दैट मींस व्हाट? डिवॉइड ऑफ ट्रू न्यूक्लियस। इस पे ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, ये देखेंगे। ये क्या है? दीज आर व्हाट? जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल दे आर नॉट एनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियस। ठीक है? इस बैक्टीरियल सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिमिटिव सेल्स भी कहा जाता है, प्रिमिटिव सेल भी कहा जाता है। कि सबसे पहला अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे, तो सबसे पहला क्या था आपका? बैक्टीरिया का ही डेवलपमेंट हुआ था। ओके, नाउ यहां पे देखेंगे इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को। ये क्या है? इसका जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियोइड। ये क्या है? पीली वी हैव डिस्कस्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर। उसके कारण से क्या होगा? इट कैन अटैच टू द सरफेस। जो बच्चे आज पहली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जनरल साइंस की क्लासेस हो चुकी है, जनरल साइंस में इन सारी चीजों को डिस्कस
कर लिया गया है, ठीक है। ये क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, इट कैन अटैच टू द सरफेस। राइबोसोम हम डिस्कस कर चुके हैं, राइबोसोम इज व्हाट, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। दिस इज द फ्लेजिलम लाइक स्ट्रक्चर, जिसके कारण से क्या होगा, बैक्टीरिया इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दिस इज व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेंस। प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है, सेल्यूलोज से, ठीक है ना। पेप्टिडोग्लाइकेंस, ओके। और ये क्या है, प्लाज्मिड, वी हैव टू डिस्कस दिस थिंग, प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड के अंदर क्या होता है, इंडिपेंडेंट डीएनए होता है, इंडिपेंडेंट डीएनए। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, आपका मेन डीएनए है, it is not enclosed within the nucleus, and because of this particular cell is what, prokaryotic cells. When you talk about the plasmid, it is having independent circular DNA, जिसका रिप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन भी इंडिपेंडेंटली होगा। ये क्या है आपका प्लाज्मिड, इसमें क्या होते हैं, सर्कुलर डीएनए होते हैं, सर्कुलर डीएनए, ओके। इसको ड्रॉ कर लीजिए आप लोग। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब क्लासेस होगी, प्लीज आपको उसको उसी दिन जाने का रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं तो अभी तो सब समझ में आएगा, फिर धीरे 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 द थिंग्स विल गेट इवापोरेटेड। किसी को कुछ डाउट हो, हिचकिचाना नहीं है, डू नॉट हेसिटेट, डायरेक्टली आस्क मी, ठीक है ना। यहाँ पे कोई शर्मा जी नहीं बनेगा, शर्मा जी क्लास के बाहर। हाँ, प्लाज्मिड जैसे हमने डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया जो है क्या है आपका, प्रोकैरियोटिक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेनेटिक मटेरियल है, बट दिस जेनेटिक मटेरियल इज नॉट एनक्लोज्ड। अगर एनक्लोज, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू कंसीडर ह्यूमन सेल्स, ह्यूमन सेल्स में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल इज देयर, बट दिस इज व्हाट, विद इन द न्यूक्लियस। यहाँ पे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ओके, दैट मींस व्हाट, इट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। बट व्हेन यू टॉक अबाउट दिस प्लाज्मिड, बैक्टीरिया के अंदर एक खास चीज होता है जिसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं, इट्स व्हाट, डीएनए। इसके अंदर भी डीएनए होता है, बट व्हाट इज द नेचर ऑफ द डीएनए, इट्स सर्कुलर डीएनए। और बैक्टीरिया हो गया, माइक्रोब्स हो गए, उसकी खास बात क्या है, रिप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल व्हेन यू कंसीडर ई कॉली बैक्टीरिया, वो 10 मिनट के अंदर में 10 लाख इंडिविजुअल्स बनाते हैं, समझ में आ रहा है। तो रिप्लिकेशन एंड रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस माइक्रोब्स। लेकिन जब रिप्लिकेशन होगा, जब रिप्रोडक्शन होगा ना, तो प्लाज्मिड आपका अलग से रिप्लिकेट करेगा, अलग से रिप्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब क्या है मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा भी, ठीक, इतना समझ में आ गया। इट विल रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। देखिए साइंस एंड टेक के सबकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग होगा, हो सकता है किसी को ज्योग्राफी ज्यादा आएगा, किसी को इकोनॉमिक्स ज्यादा आएगा, किसी को मैथ्स ज्यादा आता है, ठीक है ना, किसी को बायोलॉजी ज्यादा आएगा, है ना। सबकी अंडरस्टैंडिंग एक लेवल की नहीं होगी। मेरा काम है सबको एक लेवल तक लेके आना। तो किसी भी प्रकार का डाउट हो वो मुझसे पूछे, जो भी बच्चा उसके डाउट पे मुस्कुराएगा उसको फिर तैयार रहना पड़ेगा मेरा क्वेश्चन फेस करने के लिए। ओके, चलिए ठीक, यहां तक सभी को समझ में आ गया। एक छोटा सा कंसेप्ट देखिए, कुछ चीजों को ना हमें जान के बोल, एग्जाम्पल 1 1 है ना, 2 2 है, क्यों है वो, कोई प्रूफ है क्या? पहली बार उसको 1 को 1 मान लिया गया, 2 को 2 मान लिया गया, है ना। उसी तरीका से कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ आपको जानना है। अगर डिटेल जानने की कोशिश करें उससे कोई मतलब नहीं है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं, इट्स ऑफ 2 टाइप्स, लिख लीजिए। बैक्टीरिया जो होते हैं इट इज ऑफ 2 टाइप, वन इज व्हाट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड अदर इज व्हाट,
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नाउ यहां देखें, एक होता है ग्राम स्टेनिंग मेथड, ठीक है ना। तो ग्राम स्टेनिंग मेथड में अगर हम बैक्टीरिया को डालते हैं, इफ दे फेल टू रिटेन देयर कलर, व्हाट, दे आर ग्राम नेगेटिव। इफ दे आर रिटेनिंग देयर कलर, इट्स कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव, दैट इज व्हाट, क्रिस्टल वायलेट कलर। वो जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये आपका नीट में पढ़ते हैं। यहां बस एक चीज आपको याद रखना है जो हम आगे पढ़ते चलेंगे, कि मैक्सिमम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मैक्सिमम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कौन सा बैक्टीरिया शो करता है, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। इट्स द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि आपका मैक्सिमम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी शो करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दो प्रकार के बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, इज इट? So it is a gram negative bacteria that is having the tendency that it will become more resistant towards antibiotic. तो एग्जामिनेशन में अगर आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे कि ई कोलाई बैक्टीरिया हो गया, सीगेला बैक्टीरिया हो गया, कुछ और बैक्टीरिया हो गया, अगर आपने उसको न्यूज में सुना है कि इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है और आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया कि ये आपका ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है, तो क्या होगा, वो नेगेटिव, ठीक है ना, समझ में आ गया। इट्स द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दैट इज हैविंग द मोर टेंडेंसी टू डेवलप रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब क्यों होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहां देखेंगे। फॉर एग्जांपल, इसको जितना सिंप्लीफाइड लिख लीजिए, एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, जितना मैं कह रहा हूं। ओके, नाउ बैक्टीरिया हमने डिस्कस किया है। सो बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर क्या होता है, सेल वॉल, डिस्कस किया हम लोगों ने। सेल वॉल किससे बने होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन से बने होते हैं, इज इट? अब यहां देखते हैं हम लोग, ओके, ये देखिए, ठीक है, ये क्या है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इज इट? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है किससे बना हुआ है, दिस इज व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां देखेंगे, एक बार देख लीजिए फिर आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बता भी दूंगा। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर में क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है, ठीक है ना। अब यहां देखेंगे, यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड दिस इज व्हाट, पेप्टिडोग्लाइकन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पेप्टिडोग्लाइकेंस भी है, इसके ऊपर एक और लेयर होता है जिसको एलपीएस कहते हैं, लिपोपॉलीसैकेराइड्स। एलपीएस, लिपोपॉलीसैकेराइड कहा जाता है इसे। लिपिड प्रोटीन है और पॉलीसैकेराइड है और फोस्फोलिपिड है, इसको हम लोग कहते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड। ओके, सो लिख लीजिएगा, आप एक छोटा सा डायग्राम कर लीजिए। देखिए, दिस इज व्हाट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, नीचे में क्या होगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऊपर में क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन जिसकी थिकनेस काफी अधिक होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पेप्टिडोग्लाइकन, इसके ऊपर एक और लेयर है जिसको क्या कहा जाता है, एलपीएस, लिपोपॉलीसैकेराइड। एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस क्यों पूछे जाएंगे, एक मिनट, इसको हम लोग देखेंगे, भी रिसर्च किया गया है, जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे उसका कहीं ना कहीं हम कोऑर्डिनेशन देखेंगे, ऐसा क्यों है, और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को हम कैसे सही कर सकते हैं और क्यों सही नहीं किया जा रहा है, ये समझेंगे। सो अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ व्हाट, लिपोपॉलीसैकेराइड, इज इट? स्टेटमेंट विल बी ट्रू, इज इट? क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या है, एलपीएस, लिपोपॉलीसैकेराइड्स, इज इट? ओके, तो लिख लीजिए आप लोग, यहां पे ड्रॉ करके लिख लीजिए। हम लोग देखेंगे कुछ नया एंटीबायोटिक्स, देखिए कुछ नया, एक मिनट, कुछ न्यू एंटीबायोटिक्स का डेवलपमेंट किया गया। फॉर एग्जांपल, प्लीज हैव अ लुक ओवर हियर, ये एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, इट हैज डेवलप्ड रेजिस्टेंस टुवर्ड्स मल्टीपल एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक 1, एंटीबायोटिक 2, एंटीबायोटिक, जितने भी मार्केट में एंटीबायोटिक है सभी एंटीबायोटिक के खिलाफ ये रेजिस्टेंट हो चुका है। तो अब एक ऐसा एंटीबायोटिक जब बनाया जाएगा जो सबसे पहले क्या रिलीज करेगा, एक ऐसा केमिकल रिलीज करेगा जो लिपोपॉलीसैकेराइड को डिस्ट्रॉय करेगा, और उसके बाद क्या रिलीज करेगा, वो एंटीबायोटिक जो कि आपका बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है ना। चलिए अभी आप यहां लिख लीजिए। सो ये ग्राम पॉजिटिव है, सो लिख लीजिएगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दे विल डेवलप रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एंटीबायोटिक, इट्स बिकॉज ऑफ व्हाट, एलपीएस, लिपोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट along with the पेप्टिडोग्लाइकेंस। लिख लीजिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया
will develop, gram negative bacteria will develop antibiotic resistance, ABR, antibiotic resistance due to LPS, lipopolysaccharides, in bracket lipopolysaccharides present over the peptidoglycans. ठीक है, present over the peptidoglycans. ठीक है, यहां तक किसी को कुछ डाउट है? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव को एंटीबायोटिक से किल किया जा सकता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव जो है वो आपका ज्यादा ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करता है बिकॉज ऑफ व्हाट, एलपीएस, लिपोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं बैक्टीरिया आप लोग उस समय भी पढ़ाया था, अभी इन डिटेल पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस जो है यूपीएससी का फेमस क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कभी भी पूछ सकती है। डन? ग्राम पॉजिटिव हम लोग पढ़ेंगे, वहीं से एग्जांपल्स ड्राइव करेंगे। ठीक है, जो आपकी न्यूज में रहेंगे ना वही अभी मैं आप लोगों को शो करूंगा। डन? ओके, नाउ first of all we are going to discuss the biological factors responsible for AMR। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले हम बायोलॉजिकल फैक्टर का स्टडी करेंगे। बायोलॉजिकल फैक्टर कहने का मतलब है कि ऐसा बैक्टीरिया के अंदर में क्या हो रहा है, ऐसा बैक्टीरिया के अंदर में क्या चेंजेस हो रहे हैं जिसके कारण से जो है बैक्टीरिया इट इज डेवलपिंग व्हाट, रेजिस्टेंस। इज इट? वी हैव डिस्कस्ड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, याद है सभी को? आपको ढूंढो, चलिए देखते हैं। ठीक है, ओके, थोड़ा सा मैं हंसी मजाक भी करता हूं तो उसको अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यस, ठीक है, चलिए यहां देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बैक्टीरिया के अंदर में से क्या चेंजेस हो रहे हैं। आफ्टर दैट वी विल सी एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कारण से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस काफी तेजी से फैल रहा है। डार्विन्स इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। सो डार्विन्स थ्योरी क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, प्लाज्मिड के बाद लिखा हुआ है, प्लाज्मिड जो होता है इट्स बेसिकली व्हाट, सर्कुलर डीएनए दैट कैन रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, जो आपका इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट करेगा। इज इट ओके मिश्रा? इट्स ए सर्कुलर डीएनए दैट कैन रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। विल सी वन ऑफ द एग्जांपल। ओके, सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, ठीक है ना, वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया एक इकोसिस्टम से मूव करके दूसरा इकोसिस्टम में चला गया,
तो वो इकोसिस्टम काफी उस बैक्टीरिया के लिए एडवर्स है, तो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के पास दो ऑप्शन है, या तो इट विल गेट इलिमिनेटेड और इट विल सर्वाइव। जब सर्वाइव होगा तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, और उस चेंजेस के कारण इट विल डेवलप व्हाट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। कुछ चेंजेस होंगे, उस चेंजेस के कारण जो है वो आपका उस पर एंटीबायोटिक डालने की कोशिश कीजिए, वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया एक एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में चला जाता है तो उस एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए उसमें कुछ जेनेटिक चेंजेस होंगे, और वो जेनेटिक चेंजेस के कारण जो है इट विल डेवलप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। लेकिन दिस प्रोसेस व्हाट टेम्पोररी इन नेचर, टाइम स्केल पे देखेंगे इट इज वेरी स्लो, सदियों से चला आ रहा है, बट इट हैज बीन एक्सीलरेटेड ड्यू टू व्हाट, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। ह्यूमन जो ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर के कारण इसका रेट जो है काफी बढ़ चुका है। तो लिख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, डार्विन्स इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। लिखिए, द स्प्रेड ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, the spread of antibiotic resistance in pathogenic bacteria, the spread of antibiotic resistance in pathogenic bacteria is due to evolutionary adaptation by natural selection, okay, but this particular process is very slow, this process is very slow, this process is very slow, and this process is very slow, and it has been accelerated, due to human induced factors, ठीक है। चलो, ये एक फैक्टर था, मतलब अगर आप बहुत सारे बैक्टीरियाज को देखेंगे तो जो बैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे, जो साइनोबैक्टीरिया आपका सुपरयोन मतलब हैडियन अर्चियन पीरियड में डेवलपमेंट हुआ था, वो सेम आपको जीन देखने को मिलेगा क्या? नहीं देखने को मिलेगा, उसमें बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे वेरिएशन हो चुके हैं। क्या हम में चेंजेस है कि नहीं है? पहले अगर सबसे पहला अगर हम होमोसेपियंस की बात करेंगे तो उसका डेवलपमेंट कहां से हुआ है? अफ्रीका। क्या नाम था? इज इट? यस, सबसे पहले क्या था? उसका नाम क्या था? आप लोग तो, मैं तो पढ़ के छोड़ चुका हूं 2018-19 में ही। चलिए सोचिएगा, ठीक है, मुझे नाम पता है लेकिन सोचिएगा। चलिए अब सेकंड देखते हैं। पहला फैक्टर हो गया, जो सबसे डोमिनेंट फैक्टर जो है उसको समझते हैं हम लोग, डोमिनेंट फैक्टर, ठीक है। सेकंड, ये तो काफी स्लो है, ओके ऑन, ठीक। सेकंड इज व्हाट, जो सबसे डोमिनेंट है। फॉर एग्जांपल यहां समझेंगे, दिस इज द बैक्टीरिया, इज इट? ये बैक्टीरिया है, this is the bacteria cell wall, okay, peptidoglycans, and there is another layer, this layer is what? LPS, is it? LPS, okay, these are the genetic material. We are not concerned about this genetic material, we are concerned about this plasmid. ये क्या है? Plasmid, okay, this is what? Plasmid, is it okay? इसको समझते हैं हम लोग। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक, अगर आप एंटीबायोटिक का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है ना, ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक, ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट
यूज ऑफ एंटीबायोटिक क्या होगा, यहां पहले देख लीजिए आप लोग एक बार। अगर हम एंटीबायोटिक का सही तरीका से इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब जो डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किया है उसको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। अगर हम नहीं कर पा रहे तो उसको क्या कहा जाता है, ड्यू टू इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक। क्या होगा, ये प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड में क्या होते हैं, सर्कुलर डीएनए होते हैं। क्या होते हैं, सर्कुलर डीएनए होते हैं। अब यहाँ पे सर्कुलर डीएनए में बहुत सारे जीन्स होते हैं। ये क्या है, आपके जीन्स है। कुछ जीन्स आपके क्या हो जाएंगे, म्यूटेट कर जाएंगे। क्या होंगे, कुछ जीन जो है, दिस इज द जीन अगर आप इसमें एंटीबायोटिक का यूज कर रहे हैं, पुअर कंप्लायंस, ये जीन क्या होगा आपका, म्यूटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म्यूटेट हो जाएगा। अब म्यूटेट होकर क्या फॉर्म करेगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। क्या फॉर्म करेगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ये फॉर्म करेगा आपका ABR। पहले देख लीजिए ध्यान से, ABR एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फॉर्म करेगा। अब बताइए, कोई जीन जो है हमारे शरीर के लिए हानिकारक, मतलब किसी पर्टिकुलर अगर बैक्टीरिया की बात करेंगे, अगर उसके प्लाज्मिड सेक्शन में ABR जीन का डेवलपमेंट होता है, तो क्या वो सिंपली जीन का डेवलपमेंट होने से सिंपली वो क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। जिस प्रकार से अगर ग्रैंडफादर हो गया, फिर फादर हो गया, सन की बात करेंगे उससे ग्रैंडसन, अगर तीनों जनरेशन में अगर कैंसर था, है ना, तो हो सकता है कि ग्रैंडसन में भी कैंसर आएगा। तो जैसे ही वो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट है ना, तो उसमें तो कैंसर का जीन है, तो कैंसर का जीन है तो उसे क्या कैंसर पेशेंट कंसीडर कर लेंगे, नहीं कंसीडर करेंगे जब तक वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। 40 साल 50 साल बच्चे का हो गया, उससे फिर कैंसर ट्यूमर्स का डेवलपमेंट है, तो उसे कैंसर का पेशेंट कहा जाएगा, है ना। समझ में आ रही है सभी को। देखिए, टीचर की एनर्जी आप लोग की एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना अच्छा से आप रेस्पॉन्स करेंगे उतना में, अगर आप लोग रेस्पॉन्स नहीं करेंगे तो फिर एक ही चीज पे हम लोग अटके रह जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो है नहीं, चलिए उनका अपना अलग इंपॉर्टेंस है, उसको याद करना पड़ता है, बहुत डिफिकल्ट है वो, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखते, समझ में आ गया, ये जीन है। तो जीन के अंदर में क्या होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब तक वो, मैंने बताया कि जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो, फादर कैंसरस मदर कैंसरस, वो जेनेटिक था। तो जाइगोट का जो सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट का जो फॉर्मेशन, उसमें दोनों साइड से कैंसर के जीन है, चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव, जो एक्सप्रेस करेगा तो कैंसर आएगा। लेकिन बच्चा जब पहले से जन्म लिया तो उसको क्या कैंसर पेशेंट करेंगे, नहीं कहेंगे, जब तक वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। हो सकता है कि वो अपना एक्सप्रेस 65 ईयर्स में करता और वो निकल लिया 50 साल में, है कि नहीं। तो जीन है तब तक ये हार्मफुल नहीं। ये जीन इट हैज टू एक्सप्रेस, एंड एक्सप्रेशन प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा। याद है सभी को। सेल के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स को अगर देखने की कोशिश करेंगे डीएनए है, इज इट। वो डीएनए क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू मैसेंजर आरएनए फॉर्म करेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसक्रिप्शन। मैसेंजर आरएनए विल मूव आउट ऑफ द न्यूक्लियस, और वहां पे जो मैसेंजर आरएनए पे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन था, इट विल गेट एक्सप्रेस इनटू द रिस्पेक्टिव प्रोटीन। याद है आप लोगों को, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन कहते हैं, इज इट। चलिए, तो यहां पे जो आपका जीन जो है, ये जीन कहां गया, जीन, ये जीन जो है, ये भाई साहब ढूंढना पड़ रहा है इसको, है कि नहीं। तो ये जीन क्या होगा, इट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ व्हाट, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये जीन जो है, ये जीन में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। जो बच्चे नए हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन हम बायोटेक्नोलॉजी में इन डिटेल पढ़ेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था। अभी ट्रांसक्रिप्शन का मतलब सिंपल सा ये होता है कि हमारे जो डीएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस जो होते हैं, दे विल बी कॉपीड एंड पेस्टेड इनटू द मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए अभी न्यूक्लियस के अंदर में है, ये मैसेंजर आरएनए बाहर निकलेगा, कहां जाएगा, राइबोसोम के पास। राइबोसोम उसके ऊपर जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इट विल गेट एक्सप्रेस्ड इनटू द रिस्पेक्टिव प्रोटीन, ठीक है ना। सो ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, इज इट। ट्रांसलेशन होने का क्या फॉर्म होगा, प्रोटीन होगा, इज इट। आपको याद होगा कि इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया में राइबोसोम्स ही पाए जाते हैं, है ना। ये क्या है, आपके राइबोसोम्स हैं। चलिए ठीक है। अब ये जो प्रोटीन जो फॉर्म होगा, ये प्रोटीन क्या हो सकते हैं, ये आपके एंजाइम्स हो सकते हैं, डिफरेंट लेयर्स हो सकते हैं। तो फॉर कंसीडर करते हैं कि प्रोटीन आपका एक एंजाइम बना, क्या बना, एंजाइम बना, ठीक है ना, एंजाइम्स बने। अब ये आपके एंजाइम्स हैं। ये जो जीन जो था अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, एक्सप्रेस करने के बाद जो है इसने क्या बनाया आपके, ये इसने एंजाइम्स बनाया। दीज आर व्हाट,
ये एंजाइम्स है, ये क्या है आपके, ये क्या है, एंजाइम्स है। अब ये एंजाइम्स जो है, अब कोई भी आप एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का आप एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, इस एंटीबायोटिक को अंदर घुसने ही नहीं दे रहे, दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड आउटसाइड, तो क्या होगा, बैक्टीरिया मरेगा। इफ यू वांट टू एलिमिनेट द बैक्टीरिया, इट्स जेनेटिक मटेरियल हैज टू बी डिस्ट्रॉयड। अगर आप बैक्टीरिया को एलिमिनेट करना चाहते हैं, उसका जेनेटिक मटेरियल कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर इफ यू आर नॉट यूजिंग द एंटीबायोटिक प्रॉपर्ली, व्हाट विल हैपन, इस प्लाज्मिड में जो जीन है, इट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ व्हाट, म्यूटेशन, वो चेंज हो जाएगा। चेंज होकर क्या फॉर्म करेगा, एबीआर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। और ये जो जीन जो है, इट इज हैविंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने आप को प्रोटीन में बनाएगा। सो इट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ व्हाट, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन क्या बन गया, एंजाइम्स। अब एंजाइम्स दे आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम किसी भी प्रकार का एंटीबायोटिक को यूज कर रहे हैं, दैट एंटीबायोटिक क्या होगा, either it will be destroyed outside, they won't be allowed to enter into the genetic material. This is how this particular bacteria will survive, and this is the most dominant reason. अगर आज की डेट में अगर हम बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, चेंजेस इनटू द प्लाज्मिड, डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इनटू द प्लाज्मिड। ये सबसे बड़ा डोमिनेंट, more than 85 to 90% of the cases जिस particular bacteria की बात करेंगे, it has developed the antibiotic resistance, it because of changes into the plasmid itself. It is the most dominant one. ये आपका सबसे dominant है। Is it? Please इसको अच्छी तरीके से नोट बना लीजिए आप लोग। आपको समझ में आ रहा है, आपका बैकग्राउंड फिजिक्स, तो 12th में तो आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी, नहीं सर, 11th से मैथ्स, कोई बात नहीं, 10th में पढ़ा होगा ना, साइंस के बच्चे हो। हो गया सभी का? ये सबसे डोमिनेंट रीजन है। राइबोसोम 100% ऑफ द टाइम्स एंजाइम भी बनाएगा उस प्रोटीन से, नहीं, बहुत सारी चीज बना सकता है। इट विल फॉर्म एन एंजाइम्स, इट कैन इवन एक्टिवेट एफ्लक्स पंप, ये एक आपका लेयर्स का फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में एंजाइम्स ही फॉर्म करता है, ठीक है ना। देखिए, हमें वी हैव टू स्टडी व्हाट विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, आज से 5 साल तक भी यही आपका फंडामेंटल्स रहेंगे, इस चीज को याद रखना। हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं है, और जो मैं अभी बता रहा हूँ, आप किसी भी साइट पे जाके देख लीजिएगा, यूपी कहीं नहीं मिलेगा। मैं इसलिए बताता हूँ कि 5 साल के बाद भी अगर कोई फंडामेंटल क्वेश्चन पूछेगा तो उससे आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, एटलीस्ट जो चीज आप पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए चीजें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, वो पता रहेगा तो कभी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। डन, सभी का हो गया? ओके, ये सेकंड हो गया। फिर एक और छोटा सा फैक्टर है 2022 में आइडेंटिफाई किया गया, देख लेते हैं। लेकिन यहाँ तक यूपीएससी पूछ देगी कि प्लाज्मिड से रिलेटेड है, तो प्लाज्मिड से रिलेटेड बहुत सारे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। पहला, प्लाज्मिड जो है, मतलब एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लाज्मिड का रिप्लिकेशन प्रोसेस क्या है, तो इंडिपेंडेंटली है। इफ यू टॉक अबाउट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, अल्टीमेटली व्हाट, एबीआर इज डेवलप इनटू द प्लाज्मिड जीन, ऐसा तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ एफ्लक्स पंप, लेकिन ये क्वेश्चन आपके यूपी से भी 2-3 साल नहीं पूछने वाली, 3 साल का नहीं बता सकता। 2022 में आपका पब्लिश हुआ था ये। सो एक और फैक्टर जो है, थर्ड नंबर,
ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर में एक पंप पाया जाता है, दिस पंप दे आर कॉल्ड व्हाट, एफ्लक्स पंप, EWF एफ्लक्स पंप। ये जनरली जो पंप जो रहता है आपका इनएक्टिव स्टेट में रहता है, साइलेंट स्टेट में रहता है, जनरली ये साइलेंट स्टेट में रहता है। साइलेंट रहता है जनरली, ठीक है ना। लेकिन ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक ये पंप क्या होते हैं आपके, एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है ना, ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक। एक्टिवेटेड, ठीक है ना। जब पंप एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, ये सपोज एंटीबायोटिक है, हम लोग एंटीबायोटिक फीड करें, इस एंटीबायोटिक को बाहर निकाल देगा, क्या करेगा, फीड एंटीबायोटिक को बाहर निकाल देगा। जब एंटीबायोटिक अंदर ही नहीं जा पाएंगे तो बैक्टीरिया कैसे डिस्ट्रॉय हो पाएगा, ठीक है ना। Due to indiscriminate use of antibiotic, pump will get activated, efflux pump। ठीक है, चलिए 3 मेजर फैक्टर्स हैं हमने डिस्कस कर लिया। तो सबसे मेजर फैक्टर क्या है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना है, दैट इज व्हाट, म्यूटेशन ऑफ जीन इन द प्लाज्मिड सेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए ओके। नाउ अगर बैक्टीरिया की खास बात क्या होती है, किसी भी पैथोजेंस की अगर हम बात करेंगे तो पैथोजेंस की खास बात क्या होती है, उसकी रिप्रोडक्शन एंड रिप्लिकेशन कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल वायरस जो है काफी तेजी से, वायरस क्या है, इट्स एन एंटिटी बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अगर इस पर्टिकुलर हम इस क्लासरूम की बात करते हैं तो क्लासरूम में अगर वायरस प्रेजेंट है तो क्या है, इट्स ए नॉन लिविंग, वो क्या है, नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही हमारे बॉडी में एंटर करेगा, जैसे ही हमारे सेल में यूज एंटर करेगा, हमारी जो डीएनए की जो मशीनरी होती है उसको वो कैप्चर कर लेगा, हाईजेक करेगा और उसी को यूज करके काफी तेजी से रिप्लिकेट करना शुरू कर देगा। 10-10 मिनट में 1-1 लाख इंडिविजुअल्स बनाना शुरू कर देगा और धीरे धीरे आपके सारे सेल्स डैमेज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो रिप्लिकेशन एंड रिप्रोडक्शन जो है ये क्या है, इनकी इंपॉर्टेंट फीचर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया में, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया में प्लाज्मिड सेक्शन में एंटीबायोटिक जीन्स का डेवलपमेंट हो गया, क्या उसे किल कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम लोग। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बैक्टीरिया काफी तेजी से रिप्लिकेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है। रिप्लिकेट और रिप्रोड्यूस करते समय क्या होता है, वो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया बना देता है जिसमें ये एबीआर जीन होते हैं, है ना। अब मैंने आपको इसलिए बताया था कि प्लाज्मिड जो है इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट करता है, ये बैक्टीरिया है, इससे दूसरा बैक्टीरिया बनेगा तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा, लेकिन जो प्लाज्मिड जो है वो प्लाज्मिड से ही ट्रांसफर होगा। मतलब प्लाज्मिड में जो आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है वो आपका दूसरे पर्टिकुलर बैक्टीरिया में चला जाएगा, तो दूसरा जो उसका डॉटर सेल्स जो बने बैक्टीरिया के, वो भी सारे क्या बन गए आपके, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। समझ में आ गया। सो इस बार आपके न्यूज़पेपर में टर्म यूज हुआ था हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर एंड वर्टिकल जीन ट्रांसफर। देखिए यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है ना वो कभी टेक्निकल नहीं होती है, लेकिन वो आपका जनरल अवेयरनेस को जानना चाहती है। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर क्या होता है, वर्टिकल जीन ट्रांसफर क्या होता है, तो उसको समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, यहां तक हो गया सभी का। नाउ सपोज
जीन जो होगा स्प्रेड होगा, जीन स्प्रेड होगा, स्प्रेड मींस व्हाट, इट विल स्प्रेड टू सम अदर बैक्टीरिया, स्प्रेड होगा। तो स्प्रेड होने का जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर एंड वर्टिकल जीन ट्रांसफर। लेकिन इसके पहले ये मुझे बताइए कि व्हाट डू मीन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने क्लास में बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं। इंडिविजुअल से नए ऑफस्प्रिंग्स डेवलप हो सकते हैं, सेक्सुअल में दो चाहिए। वेरी गुड, है ना। When you talk about the asexual reproduction, for example, we have discussed stem cutting, है ना। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो we discuss about the vegetative propagation, roots, stem and leaves, है ना। They go for what? Asexual reproduction. Asexual reproduction मतलब एक ही प्लांट की जरूरत है ना। अगर आपकी शुगर कैन है तो शुगर कैन को आप कट करके, स्टेम को कट करके वहां किसी और को लगवा दीजिएगा, वो शुगर पेन इट विल डेवलप। तो वहां पे जेनेटिक मटेरियल सिर्फ एक ही पेरेंट्स का है। और वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो वी हैव डिस्कस द केस स्टडी ऑफ व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सो प्लांट के जो ओवरी जो है, इट वाज हैविंग ओव्यूल्स, एंड ओव्यूल्स को इट वाज बीइंग फर्टिलाइज्ड बाय द पॉलन ग्रेन्स। अगर सेम फ्लावर से है तो भी तो आपको पॉलन ग्रेन का जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है, एंड क्रॉस पोलिनेशन होगा, तो दैट इज व्हाट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, साइंटिफिकली देखेंगे इट्स व्हाट एंगेजमेंट ऑफ टू जेनेटिक मटेरियल्स। जब दो जेनेटिक मटेरियल्स, हमारे में भी क्या है, वन फ्रॉम द फादर वन फ्रॉम द मदर, ये तो क्लोन होते हैं सब, इज इट। चलिए, सो वन इज व्हाट हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, जिसको हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। वर्टिकल जीन ट्रांसफर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, इज इट ओके। ओके, ठीक है। सो ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपको याद होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया जो है वो कैसे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, है ना। तो आप लिख सकते हैं क्या क्या है, बाइनरी फिजन भी कंसीडर कर सकते हैं, बर्डिंग भी कंसीडर कर सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन भी कर सकते हैं, एंड एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर मतलब वो अपने आप को, जब तक वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट नहीं मिलेगा, एक अच्छा इकोसिस्टम नहीं मिलेगा, वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है ना। सो ये तो आप लोगों ने पढ़ी है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर में लिख सकते हैं बाइनरी फिजन, मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, बाइनरी फिजन हो गया। ओके, फ्रेगमेंटेशन, ओके, बडिंग, and fourth is what, endospore formation, endospore formation। ठीक है ना, इज इट। और वर्टिकल जीन ट्रांसफर में तीन तरीके होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन। अगर एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमें AMR देखने को मिल रहा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो देखने को मिल रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर एंड वर्टिकल जीन ट्रांसफर। ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो है आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हुआ है, लेकिन उसके जितने भी ऑफस्प्रिंग जो हो रहे हैं, बच्चे जितने भी पैदा कर रहे हैं, सभी आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है, बिकॉज ऑफ व्हाट, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, वर्टिकल जीन ट्रांसफर। तो कुछ नोट्स लिख लीजिए आप लोग। पहले प्लाज्मिड के बारे में लिखिए।
प्लाज्मिड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लाज्मिड, ए प्लाज्मिड इज ए स्मॉल circular DNA molecule. A plasmid is a small circular DNA molecule देखिए, a plasmid is a small circular DNA molecule that is found in bacteria, and some other microscopic organism, ओके। देखिए सेकंड पॉइंट उसी में, प्लाज्मिड आर सेपरेट plasmids are separate from the cell chromosomal DNA, यहां पे हम लोग न्यूक्लियर डीएनए नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है? प्रोकैरियोटिक सेल से दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना, बट दे आर हैविंग जेनेटिक मटेरियल्स, इसलिए क्रोमोसोमल डीएनए का है, न्यूक्लियर डीएनए मैंने नहीं लिखा है, ठीक है ना। सो प्लाज्मिड्स आर सेपरेट फ्रॉम द सेल क्रोमोसोमल डीएनए एंड कैन रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, मिश्रा हम लोग वो सेम चीज वापस एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी, एंड कैन रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, they can vary in size from few thousand to hundred of thousand DNA base pair, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल यूज नोट कर लीजिए, एक्सपेरिमेंटल यूज, ये एक्सपेरिमेंटल यूज नोट कर लीजिए, वी विल डिस्कस इन बायोटेक्नोलॉजी इटसेल्फ। जब बायोटेक्नोलॉजी में लिख लीजिए डिस्कशन इन बायोटेक्नोलॉजी क्लासेस, लिख लीजिए डिस्कशन इन बायोटेक्नोलॉजी क्लासेस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जब हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहला जो जेनेटिक इंजीनियर जो प्रोडक्ट बना था वो व्हाट वाज दैट? इंसुलिन। प्लीज एक मिनट रुकिए, एक मिनट सब देखिए, यहां पे मैं एक्सपेरिमेंटल यूज इसलिए लिखा रहा हूं कि क्वेश्चंस कैसे भी पूछे जा सकते हैं, इंटीग्रेटेड नेचर में क्वेश्चन आता हूं, मैं इंटीग्रेटेड पढ़ाता हूं, ठीक है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो एक चीज को थोड़ा समझते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? एक तरह का जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है, ठीक है ना। जो सबसे पहला बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जो डेवलपमेंट हुआ था वो क्या था? इंसुलिन था। इंसुलिन सभी को पता है, जब डायबिटीज बढ़ जाती है तो इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। तो हमने कुछ नहीं किया था, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया लिया था, उसके प्लाज्मिड सेक्शन लिए थे, उस प्लाज्मिड सेक्शन को थोड़ा सा कट किया था, कट करने के बाद हमारे पैनक्रियाज के इजलेट ऑफ लैंगरहम सेल्स में जो बीटा सेल्स जो थे जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते थे, उस सेल्स को हम लोगों ने कट करके यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना। उस बैक्टीरिया को फिर हम लोगों ने क्या किया? फर्मेंटेशन टैंक में डाल दिया। फर्मेंटेशन टैंक में क्या होना शुरू? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जीन ट्रांसफर जो होना शुरू हुआ, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया बन गए, और सभी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड क्या होता है? मैंने बताया था इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट करता है। तो सभी बैक्टीरिया जो बने उसमें सभी में प्लाज्मिड थे, और सभी प्लाज्मिड में आपके बीटा सेल्स थे। उससे हम लोगों ने क्या किया? इंसुलिन एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है ना। हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है तो पहले एक ही बीटा सेल्स था, हमने बैक्टीरिया में ऐड कर दिया। बैक्टीरिया की खास बात क्या होती है? रिप्लिकेशन रिप्रोडक्शन काफी तेजी से रिप्रोड्यूस करती है, और प्लाज्मिड जो है इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है? तो अब जितने भी लाख्स एंड लाख्स जो बैक्टीरियाज बने हैं सभी में प्लाज्मिड है, वो सभी में आपका बीटा सेल्स था, वहां से हम लोगों ने क्या एक्सट्रैक्ट कर लिया? इंसुलिन। इसको इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, लिखिए स्टेटमेंट,
लिखिए, साइंटिस्ट कैन यूज प्लाज्मिड scientists can use plasmid as a tools to clone transfer and manipulate gene. This is done by DNA fragments or gene into a plasmid vector which is then introduced into a bacteria. This is done by DNA fragments or genes into a plasmid vectors which is then introduced into a bacteria. ठीक है, into a bacteria. एग्जाम्पल लिखिए, लिख लीजिए एग्जाम्पल, insulin is being generated using plasmid of bacteria where beta cells of pancreas are added into the circular DNA of plasmid, by using recombinant DNA technology. ठीक है ना, इज इट ओके? वो भी करता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्लाज्मिड डेवलपमेंट। मैंने बताया आप लोग को, प्लीज एक मिनट, मैंने बताया कि किसी भी पैथोजेंस की बात करते हैं तो पैथोजेंस रिप्लिकेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है, और रिप्लिकेट एंड रिप्रोड्यूस करने के लिए जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, है ना। उसके अंदर डीएनए है चाहे नहीं है मतलब नहीं है। तो जो बैक्टीरिया जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग को जब जनरेट करेगा इट विल बी यूजिंग व्हाट, जेनेटिक मटेरियल, लेकिन जब ऑफस्प्रिंग बनेगा तो उससे प्लाज्मिड इंडिपेंडेंटली आएगा, ठीक है ना। तो यहां पे थोड़ा सा गलती होगी, इसको चेंज कर लीजिए आप लोग। दिस इज योर वर्टिकल जीन ट्रांसफर, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वर्टिकल जीन ट्रांसफर होगा ये, वर्टिकल जीन ट्रांसफर, एंड दिस इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर इज सेक्सुअल। ठीक है, ओके ओके। फर्मेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, जब बैक्टीरिया को प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह मिलना शुरू होते हैं ना, तो काफी तेजी से रिप्लिकेट करता है। तो वर्टिकल जीन ट्रांसफर सभी को पता चल गया। वर्टिकल जीन ट्रांसफर क्या होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ा था, बाइनरी फ्यूजन पढ़ा था, बर्डिंग पढ़ा था, फ्रेगमेंटेशन भी पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल जो एल्गल बूम जो हमें देखने को मिलता है, एस्पाइरोजरा जो एल्गी जो होता है, जो पॉन्ड्स को पूरा कंप्लीटली कवर करता है, इट यूजेस द प्रोसेस ऑफ व्हाट, फ्रेगमेंटेशन। एक लिख लीजिए, रिप्रोडक्शन थ्रू एंडोस्पोर फॉर्मेशन, वर्टिकल जीन ट्रांसफर, बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये लिख लीजिए, एंडोस्पोर फॉर्मेशन नोट लिखिए। रिप्रोडक्शन थ्रू एंडोस्पोर फॉर्मेशन, vertical gene transfer, reproduction through endospore formation, in bracket लिख लीजिए, VGT, vertical gene transfer, VGT है ना, vertical gene transfer। लिखिए, endospores in a bacteria are formed by
during a stressful condition. Endospores in a bacteria are formed during a stressful condition such as starvation. They contain a central protoplast. They contain a central protoplast and a core consisting of DNA ribosomes, enzymes, transfer RNA, tRNA. That is, they contain a central protoplast and a core consisting of DNA, ribosomes, enzymes, and transfer RNA, tRNA, and everything necessary for the formation of new cell. NOTE note, important for your prelims note, मतलब NOTE note. Only one endospore is formed in one bacteria cell. Only one endospore is formed in one bacterial cell. Only one endospore is formed in one bacterial cell, and on germination, it gives rise to new bacterial cell. Bacterial cell. Okay. Now, horizontal gene transfer. हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर. जो बैक्टीरिया में हमें डाइवर्सिटी का हमने एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, डाइवर्सिटी है ना. इज इट सो जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगा, इट्स बिकॉज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन. गुड. जो हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना. जो डाइवर्सिटी इन अगर ह्यूमंस की बात करेंगे, दैट मींस व्हाट, वेरिएशन. क्योंकि मैंने बताया था फादर से एक जीन आएगा, मदर से एक जीन आएगा, दोनों में से जो जीन बेस्ट होगा, जो डोमिनेंट होगा, वो एक्सप्रेस करेगा. इज इट? नोट कीजिए. हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, HGT, शॉर्ट में HGT, और लैटरल जीन ट्रांसफर. Is the movement of genetic material between organisms HGT or lateral gene transfer is the movement of genetic materials between organisms other than by the vertical transmission of DNA, from parents to offspring. Other than by the vertical transmission of DNA from parents to offspring. ओके, अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं. इसे हमें इन डिटेल नहीं पढ़ना है, ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसडक्शन हो गया, कंजुगेशन हो गया, ये आपका 11th-12th का एनसीईआरटी में दिया हुआ है. और इससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं. हमें सिर्फ एसेंस को समझना है विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी. तो अगर हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, तो यहाँ पे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हमने समझा है, मतलब क्या, दो अलग अलग पार्टी से जेनेटिक मटेरियल आए, इसी का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है ना. ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए. ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा, एनवायरमेंट में आप लोगों ने मेटाजेनोमिक्स पढ़ा होगा. मेटाजेनोमिक्स
मेटाजेनोमिक्स नहीं पढ़ा आप लोगों ने? एनवायरमेंटल डीएनए पढ़ा होगा? हमने एयर पॉल्यूशन नहीं पढ़ा, तो बहुत होती है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, मतलब सर कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करके आप लोगों को पढ़ाए होंगे, आप लोग रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। सो एनवायरमेंटल डीएनए क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर, ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट को याद रखना समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पर्टिकुलर पॉन्ड है, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर पॉन्ड से अगर हम बात करेंगे, उस पॉन्ड में कितने डिफरेंट स्पीसीज रहते हैं मुझे अगर आइडेंटिफाई करना है, तो मैं पॉन्ड के एक सैंपल को कलेक्ट करूंगा, पानी को कलेक्ट करूंगा। उस पानी में क्या रहेंगे? एनवायरमेंटल डीएनए रहेंगे। मछली, फिश के क्या रहेंगे? एग्स रहेंगे, स्केल्स रहेंगे, स्वेट रहेंगे, यूरिन रहेंगे, स्पर्म्स रहेंगे। इज इट? कुछ बैक्टीरिया के प्लाज्मिड भी तो रहेंगे। तो दीज आर व्हाट? एनवायरमेंटल डीएनए। इसे क्या कहा जाता है? द जेनेटिक मटेरियल दैट इज बीइंग शेडेड बाय द ऑर्गेनिज्म इनटू द एनवायरमेंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एनवायरमेंटल डीएनए। ये जरूरी नहीं है कि एनवायरमेंटल डीएनए जिंदा हो या मर चुका हो, इट इज इमटेरियल टू अस। अब उस पॉन्ड को मैं यूज करूंगा, पॉन्ड में हमें क्या मिलेगा? द एनवायरमेंटल डीएनए, और उसको मैं यूज करके आई कैन से व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉन्ड, कितने स्पीसीज, इसी को मेटाजेनोमिक्स कहा जाता है, ठीक है ना। सो अब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? एक लिविंग बैक्टीरिया है, ठीक है ना, और वो एक पॉन्ड में रह रहा है, वहां में उसको कोई प्लाज्मिड मिल गया। क्या मिल गया? प्लाज्मिड। उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड, समझिएगा एसेंस, वो पर्टिकुलर प्लाज्मिड जो है ना, किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया का था, जो बैक्टीरिया आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुका था, उसने अपने प्लाज्मिड को छोड़ दिया। डीएनए है, डीएनए काफी ज्यादा दिन तक जिंदा रहता है, पता है ना आप लोगों को, पढ़ा होगा आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ